तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। तब हमें इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो गिवन कंस्ट्रेंट्स हैं वह बेसिकली इनइक्वलिटीज हैं। तो हमें सबसे पहले इन इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम इस इनइक्वलिटी की बात करते हैं जहां x एंड y दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं। तो इसके लिए हम ये देख भी चुके हैं कि इसके लिए जो कॉमन बाउंड्री रीजन आता है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब यदि हम सेकंड इनइक्वलिटी की बात करें तो हम इसके लिए सबसे पहले x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें एक पॉइंट मिलता है 0,20 एंड दूसरा पॉइंट मिलता है 60,0। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे देन वी गेट द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। अब यदि हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए हम इसमें ओरिजिन चेक करेंगे कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन यह हाफ प्लेन होगा। अब यदि पिछले सॉल्यूशन के साथ इसके सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट देखें तो हमें यह पार्ट मिलेगा। अब हम थर्ड इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। थर्ड इनइक्वलिटी के लिए जब हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखते हैं तो हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है 0,10 एंड दूसरा पॉइंट है 10,0। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं देन वी गेट द लाइन x प्लस y इक्वल टू 10। अब इसके सॉल्यूशन के लिए वापस से हम गिवन इनइक्वलिटी में ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं और हम देखते हैं कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन यह हाफ प्लेन होगा। अब यदि प्रीवियस सॉल्यूशन के साथ इसके सॉल्यूशन का हम कॉमन पार्ट देखें तो हमें यह पार्ट मिलेगा। अब हमारे पास केवल एक ही इनइक्वलिटी बची है। अब यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं, पहला है 0,0 एंड दूसरा है 20,20। तो अब हम इसे ज्वाइन करके एक लाइन मिल जाएगी जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम वापस से इसमें ओरिजिन को पुट करके ये चेक करेंगे कि कौन सा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर हम देखें तो ओरिजिन में हमें मिलता है कि 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों मिल रहा है? यदि आप इनइक्वलिटी के कंसेप्ट को रिकॉल करो तो वहां आपने पढ़ा था कि यदि किसी इनइक्वलिटी के करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी के लिए यदि हम लाइन ड्रॉ करें और वह ओरिजिन से पास हो तो उसके लिए हम ओरिजिन से चेक नहीं करते कि कौन सा हाफ प्लेन होगा। इसके लिए हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो माना हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ 0,10 और हम देखते हैं कि 0,10 इसे सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स इस इनइक्वलिटी के लिए वह सॉल्यूशन होगा जिसमें कि पॉइंट 0,10 प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन यह हाफ प्लेन होगा। अब यदि हम पिछले सॉल्यूशन के साथ इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लें तो हमें यह येलो एरिया मिलेगा जो कि गिवन ऑल कंस्ट्रेंट्स के लिए फिजिबल रीजन होगा, या फिर ये कह सकते हैं जो कि गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए फिजिबल रीजन होगा। तो अब आप देख सकते हो कि हमें यह बाउंडेड फिजिबल रीजन मिल चुका है। अब यदि हम इसके लिए वर्टिसेस देखें तो हमें इसके दो वर्टिसेस पता है, एक है 0,10 एंड एक है 0,20। तो अब हम इसका तीसरा वर्टेक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यदि आप देखोगे तो ये वर्टेक्स लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें मिलेंगे 5,5। दैट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,5। इसी तरह जो रिमेनिंग फोर्थ पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वह लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो जब हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो वहां से हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 15,15। तो अब आप देख सकते हो कि हमें चारों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। तो अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 0,20 के लिए चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें z या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलती है 180। इसी तरह हम दूसरे पॉइंट 0,10 के लिए चेक करते हैं।
तो उसके लिए z की वैल्यू मिलती है 90। यदि हम तीसरे पॉइंट 5,5 के लिए देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू मिलेगी 60। एंड लास्ट पॉइंट 15,15 के लिए देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू मिलेगी 180। सो अब यदि यहां से ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मिनिमम वैल्यू चेक करें तो वह मिलेगी हमें 60, जो कि मिलेगी 5,5 पर। अब यदि हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जो कि है 180। तो इसका मतलब वह कौन सा पॉइंट होगा जिस पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये अभी तक हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो इसे समझने के लिए हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, जो कि ये कहती है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की ऑप्टिमल वैल्यू यदि हमें दो कंसेक्यूटिव कॉर्नर पॉइंट्स पर मिल रही है एंड माना वो है a एंड b, और ये दोनों ही पॉइंट्स फिजिबल रीजन के होने चाहिए, तब पॉइंट a एंड b को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी। इसे हम डायग्राम से समझते हैं कि माना ये फिजिबल रीजन है किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का, और इसके ये सभी पॉइंट्स हैं, एंड हमें पॉइंट a एंड b पर इसकी ऑप्टिमल वैल्यू या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और हमें इस फिजिबल रीजन के दो वर्टेक्स a एंड b पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की ऑप्टिमल वैल्यू या फिर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तब हम ये कहेंगे कि a एंड b को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पर जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे उन सभी पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की ऑप्टिमल वैल्यू होगी। सो वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की मैक्सिमम वैल्यू दो अलग अलग पॉइंट्स पर मिल रही है। पहला है 0,20 एंड दूसरा है 15,15। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि पॉइंट्स 0,20 एंड 15,15 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसके प्रत्येक पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की मैक्सिमम वैल्यू होगी।